मेरा नाम शबनम है। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बारात आने वाली थी। मेरी छोटी बहन मुमताज़ तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं बाद में अब मुमताज़ का ही नंबर था, इसीलिए हर किसी की नज़र मुमताज़ पर थी। शादी में मेरे बुआ के लड़के से हो रही थी। बस उसी दिन मेरे मामा मेरी छोटी बहन को पसंद कर लेते हैं और अपने बेटे आफ़ताब की शादी मुमताज़ से तय कर दी। शादी के बाद माँ ने अपने बेटे आफ़ताब से बात कही तो उसने भी मन के फैसले पर खुशी का इजहार किया। हम चारों बहनों में सबसे खूबसूरत मुमताज़ थी। मुमताज़ के पास हुस्न की कमी नहीं थी। मायने में शादी के बाद हमारी पहली दावत मामा के घर थी। जब माँ ने फैसले को सुनाया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मामा ने मुमताज़ को बहू बनाने का इरादा कर लिया था। उन दिनों हम सब ज़्यादा अमीर नहीं थे, क्योंकि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था और मेरी मम्मी एक सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करती थी और घर पर सिलाई का काम करती थी। मेरी माँ को नौकरी मेरे पिता के इंतकाल के बाद मिली थी और उनकी तनख्वाह भी इतनी नहीं थी कि घर अच्छे से चल सके। अब्बू के इंतकाल के बाद मम्मी ने अपनी सादा तरीके से ही ज़िंदगी बिताई थी। मेहनत मजदूरी करके हमें बहुत पढ़ाया लिखाया और शादी तक पहुँचाया। मामा ने जब मुमताज़ का रिश्ता मांगा तो मम्मी खुश हो गई और कोई एतराज़ नहीं किया। खैर, मुमताज़ की मंगनी मामा के बेटे आफ़ताब से हो गई तो मम्मी की फिक्र भी कम हो गई थी। अब मम्मी आराम से रहने लगी, क्योंकि बाकी दो छोटी बहनें अभी बहुत छोटी थी और वह दोनों पढ़ रही थी। एक चौथी क्लास में तो दूसरी दूसरे क्लास में थी। आफ़ताब का भविष्य एकदम उज्जवल था। मामा ने मम्मी से कहा कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग की आखिरी साल का इम्तिहान देगा और तब हम शादी की तारीख तय करेंगे। इसी तरह से दिन गुजरते गए और आफ़ताब के फाइनल एग्ज़ाम हो चुके थे। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, अच्छी नौकरी मिलने की जल्दी उम्मीद है। नौकरी मिलते ही शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। मुमताज़ को अपने मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। मामा मम्मी से चुपके चुपके बहुत दहेज मांगने लगे थे। उन्हीं दिनों आफ़ताब को अचानक विदेश जाने का चांस मिला। मुमताज़ को आफ़ताब से जुदाई का डर लग रहा था। मुमताज़ ने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुन रखी थी कि लड़का विदेश चला गया तो वहां जाकर वहां का हो जाता है और वहां किसी और से शादी कर लेता है। यह उसकी मंगेतर इंतजार में बैठी रहती है। मेरी माँ ने मामा से बात तो की। वह बोले, देखो, मेरे बेटे का भविष्य का सवाल है, बस एक दफा उसे जाने दे, बस 1 साल का वक्त दे दो। 1 साल बाद आफ़ताब आएगा, तब हम शादी करेंगे। हम कोई गैर नहीं है, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? फिक्र ना करो मेरी बहन, 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएगी। मैं जुबान देकर अपनी जुबान से फिसलने वाला नहीं हूँ। मामा ने मम्मी को तसल्ली दिलाई तो उन्हें एतबार कर लिया और आफ़ताब विदेश चला गया। एक गैर मुल्की कंपनी ने 3 साल का वीजा मंगवाकर उसने अपने बड़े भाई को भी अपने पास बुला लिया। आफ़ताब करीब करीब सारी कमाई घर भिजवाते रहे। इस कमाई से उसके घर वालों की हालत खूब अच्छी हो गई। इस दौलत से इंसान की आजमाइश होती है। उनका तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब जब भी हमारे मामा हमारे घर आते तो इस तरह की बातें करते थे कि फलाने की बेटी को दहेज में गाड़ी बंगला दिया है, डॉक्टर भी है लड़की। लोग सोच समझ कर रिश्ता करते हैं। कभी कहते हैं दुल्हन वालों की तरफ से सास और ननद को भी जेवर मिलते हैं। मामा मम्मी से कहते हैं कि लड़की वालों का दिल को देखकर मैं हैरान रह गया कि उन्होंने सास को 10 तोला सोना और 10 तोला चांदी में तोल दिया और सारे रिश्तेदारों को बहुत कीमती तोहफे दिए। लोग बड़ी धूमधाम से शादियां कर रहे हैं। उनका रंग बदलता जा रहा था। क्या दौलत ए जान, इश्क के दिमाग इतने बदल जाते हैं। तरह तरह की बातें सुनकर मेरी मम्मी बिल्कुल चुप रहती थी। कभी मामा
को कोई जवाब नहीं देती थी, बस कहती थी कि एक दिन मामा उनकी बातों का मतलब समझ में आया, क्योंकि मामा ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब किसी बहाने से यह रिश्ता तोड़ना चाहते थे। मामा अब जब भी हमारे घर आते नई नई बातें सुनाकर जाते थे। मम्मी का दिल किसी तौर पर बुरा हो जाए जब मामा मेरे घर आते तो मेरे धड़कनें जोरों से बढ़ने लगती थीं और ना जाने अब क्या होने वाला है। मम्मी बेचारी उनकी खूब खातिरदारी करती, अच्छे होटल से उनके लिए खाना लेकर आती और साथ में मिठाइयाँ लेकर आती थीं, क्योंकि मामा को मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं। उनकी बहुत इज्जत करती थी। हमारे घर वाले कोई कमी नहीं छोड़ते थे उनकी इज्जत करने में, लेकिन जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। एक दिन 1 साल बीत गया और आफताब घर पहुंचा। मामा ने उस दिन से हम लोगों के खिलाफ उसे भड़काना शुरू कर दिया, अपनी झूठी छोटी बातें सुना दी और कहा जब तुम बाहर थे ये लोग अजीब फरमाइशें कर रहे थे। मुमताज का रिश्ता हमसे ज्यादा अच्छे खानदान में करना चाहते थे, लालच में आ गए, शायद यह रिश्ता नहीं चाह रहे हैं। आफताब ने कहा मैं खुद जाकर बुआ से बात करूंगा। आफताब के तेवर देखकर मामा थोड़े सहम गए और बोले मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम हल्के पड़ जाएंगे। हम भी कुछ शर्तें लगा देंगे, खुद ही रास्ते पर आ जाएंगे। 1 साल से मंगनी कर रखी है, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक थोड़ी है। अगर बेटी का रिश्ता किसी और जगह करना था तो पहले ही मना कर देते। आप सबको यह सुनकर बुरा लगा कि महसूस नहीं करनी चाहिए। मामा ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। दिनों मकान मालिक ने मम्मी को मकान खाली करने के लिए कह दिया, क्योंकि हमारा मकान किराए पर था और मम्मी मकान खाली कर दिया और दूसरे मोहल्ले में आकर रहने लगी। पुराने मोहल्ले में सारी औरतें मम्मी को ही कपड़े सिलवाती थीं। यहाँ आकर थोड़े ग्राहक भी बिगड़ गए थे और वह ग्राहक मोहल्ले से कपड़े सिलवाने नहीं आते थे। वहाँ किसी ने भी इतनी जान पहचान नहीं थी कि पापा अपनी जिंदगी में 2 किस्तों पर प्लाट लिए थे, जिसे अपनी जिंदगी में ही चुकता कर दिए थे। मम्मी का ख्याल था कि एक प्लाट को बेचकर दूसरे मकान पर बनवा देंगे। छोटे भाई की पढ़ाई का आखिरी साल था। मम्मी को इंतजार था कि वह अपनी नौकरी से रिटायर होंगी तो वह बैठकर मकान की बुनियाद शुरू करवाएंगी और कुछ पैसे को लेकर सेव कर लेंगी। मेरे भाई की नौकरी के लिए मेरे मामा ने वादा किया था। मम्मी को मामा की बातों से महसूस होता था कि अपने बेटे की शादी में किसी और जगह करेंगे, मगर बेटा रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं था। मामा दिल ही दिल में दादा कर चुके थे, यह रिश्ता तोड़कर रहूंगा, देखता हूँ कैसे होती है शादी। यह शादी के लिए मामा ने नए बहाने बनाने शुरू कर दिए। बेटे के कहने पर शादी की तारीख लेने आ गए, साथ में सुना कर गए हमारी सोसाइटी में हमारा मुकाम है, देखो लड़की खाली हाथ नहीं भेजना, वरना 4 लोग बातें बनाएंगे। सास ननद को भी जेवर देना। मम्मी ने उनकी बातों को आराम से सुना। उन्होंने पाई पाई करके इंतजाम कर लिया। भाई ने कहा कि मामा आप फिक्र ना करो, हम एक प्लाट बेच देंगे और मामा की हैसियत के मुताबिक शादी करेंगे, नहीं तो उनकी जग हंसाई होगी। मैं कमाने लगूंगा तो मकान बनवा लेंगे। आफ्ताब बहुत अच्छा लड़का था, उसका फ्यूचर एकदम कामयाब था। मेरी मम्मी बहुत गैर और गहराई से सोचा, बाद में भाई को प्लाट बेचने के लिए कहा। भाई ने भाग दौड़कर प्लाट बेच दिया और शादी की तारीख पक्की कर दी। मामा और उनकी बेटियों के सोने हल्के फुल्के गहने और जेवर बनवाए। उनका ख्याल मुमताज की फिजूल खर्ची पर सुलग रही थी। उधर आफ्ताब के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि पापा उसके क्या गुल खिला रहे थे। मुमताज उपटन लगाने से पहले ही पीली पड़ गई थी। ढोलक की थाप पर उसका दिल धड़क रहा था, जैसे उसकी आवाज में तोपों की गन सुनाई दे रही है। हम सब समझ रहे थे कि आफ्ताब की सारी हकीकत मालूम होगी, क्योंकि पापा हमें ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे आफ्ताब ही कह रहा हो। आफ्ताब बहुत गुस्सा आ रहा था कि यह हम गरीबों के साथ क्या किया जा रहा है। मामा अब इस रिश्ते को नाकाम बनाने के लिए नया नया खेल खेल रहे थे। मेहंदी वाले दिन मामा बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गए। चुपचाप से हाथ पकड़ा और कागज देकर बोले, बड़े पहले इस मेहंदी की रस्म बाद में करना शुरू करते हैं। मम्मी ने कागज खोलकर पढ़ा तो कुछ चीजों की लिस्ट थी। उस कागज में लिखा था वह पूरा सेट फर्नीचर का और एक प्लॉट और एक गाड़ी चाहिए। मम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। मामा उन्हें कहने लगे, इस वक्त तुम्हारी यह भारी लिस्ट
कैसे, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अगर यह सब मांगना था तो पहले दिन ही बता दिया होता। तुम हमारी सब मजबूरी जानते हुए भी इस तरीके की उम्मीद लगाते हो। तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। आज मेहंदी का दिन है। इस वक्त ऐसी शर्त रखना जो मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकूं, क्योंकि तुम अपनी और हमारी बेइज्जती से खेल रहे हो। अगर यह सब चीज़ नहीं होगी तो हमारी इज्जत में कभी कमी नहीं आएगी। देखो बाजी, मैं तुम्हें मालूम है हमारे बहनोई ने अपनी जिंदगी में 2 प्लाट खरीद रखे थे। तुमने किस दिन काम के लिए रखे हैं? यही वक्त है अपनी इज्जत बढ़ाने और शौकत दिखाने का। अरे बाजी, उनको बेच दो और अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। मम्मी ने उनसे कहा 1 प्लाट बेचकर तो ही शादी कर रही हूँ, इतने सारे पूरे इंतजाम कर रही हूँ, दूसरा कैसे बेच दूँ? जल्दी कैसे बिकेगा? भाई आप कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगा लो, मैं खरीद लेता हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लाट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। अरे बाजी, जो चीज़ दुल्हन लाएगी वो वही तो इस्तेमाल करेगी। हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आप लोगों की इज्जत बनाने का मामला है। मम्मी यह सब बातें ज़्यादा देर ना सुन सकी और पलंग पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी को रोता देख मैं उनके पास गई और यह बात मालूम की आप कम वक्त में हमें कैसे इम्तिहान में डाल दिया है। फिलहाल आप बैठिए, थोड़ी देर बाद मैं अपने पति से बात करती हूँ। उनकी सहेलियों से आप आसपास थी। जरा देर के लिए मैं अपने कमरे से बाहर भेज दिया। वो जरूरी बात करनी है। मुमताज को बताया कि मामा प्लाट हथियाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि दहेज में कोई चीज की नहीं है, बेटी को प्लाट दे दे। मुमताज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ना जाने उसके बदन में इस वक्त कहाँ का खून आ गया था। आखिर उन्होंने कहा दो, इज्जत से विदा कर दो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात है, क्या कोई अपनी विधवा बहन के साथ ऐसा करता है? यह सुनकर मुमताज ने दुपट्टा सर से उतार कर फेंका और बोली मुझे जाकर मामा से बात करनी है। अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहते हैं। खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा तुम तमाशा ना बनाओ, जरा सब्र से काम लो, थोड़ी मोहलत दो। आखिर मजबूर होकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर आफ्ताब को फोन किया और सारी बात बताई। आफ्ताब ने कहा जो लिस्ट मेरे पापा ने दी है उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। अपने पति से कहा 1 मिनट दूल्हे के घर जाना है। गाड़ी गली में खड़ी थी। आधे घंटे में हम आफ्ताब के सामने थे। उसने कागज पर नजर डाली और कलम कागज निकाला और मेरे पति से कहा मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाएं। मामा, अगर आपको भारी फर्नीचर, बर्तन और फॉर्चूनर गाड़ी दहेज में मिल जाएगी, मेरी भी एक शर्त है, आपको मेरी कोठी की खरीद कर देनी होगी जहां मैं और आफ्ताब रहेंगे और अपने सारे भारी दहेज को संभाल कर सजा कर रखूंगी। उस घर में मैं और आफ्ताब रहेंगे और मेरी फरमाइश चलेगी। मंजूर है तो ठीक है। आफ्ताब ने कहा यह खत अगर आप पापा को दे दें और मैं सारी बातें संभाल लूंगा। जब लिस्ट मुमताज की तरफ से मामा के पास पहुंची तो वे चौंक गए। दौड़ते हुए बेटे के पास आ गए और कहने लगे हम उनकी गरीब लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उन्होंने ऐसी शर्त रखी है, इतने नखरे हैं। आफ्ताब ने आपे से बाहर आते आपने भी तो एक लिस्ट बुआ को दी थी, उन्होंने तो मन ही नहीं किया। बाजी के पति आए थे, वे कहे गए बेटा जो लिस्ट तुमने भेजी है वह हम सब देख रहे हैं, फिक्र मत करो। इतनी गरीब होकर तुम्हारी इज्जत रखी है, हम भी तो उनकी पैसे वाले होकर मान रखना चाहिए। हमें अपनी जगह कोठी मुमताज के नाम कर देनी चाहिए। नहीं बेटा, क्या हमको दर बदर करके ही छोड़ोगे? फिर तो ना हम कुछ उनसे लेते हैं और ना हम उन्हें कुछ देंगे। बिल्कुल सादगी से शादी हो जाने दीजिए आफ्ताब, मुझे यह शुरू से ही रिश्ता मंजूर नहीं था। अभी जाकर मैं उनसे रिश्ता खत्म करने का ऐलान करता हूँ। दरवाजे से बारात लौट जाएगी तब देखता हूँ कैसे करती हैं मुमताज की शादी। हमारे यह जग हंसाई होगी और उनकी भी होगी। अभी विदाई में 2 दिन बाकी हैं। पापा हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। साथ आफ्ताब की माँ ने कहा उनके साथ दिया और बेटे से कहा ठीक कह रहा है, दुनिया वाले का नहीं कम से कम मरे हुए बहनोई का तो ख्याल करो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें अपने बेटे के लिए हार माननी पड़ेगी। आफ्ताब ने निकाहनामा पर भी लिखवा दिया, अगर खुदा न करे लड़की की तलाक हो गई तो दूल्हा उसे 50 तोला सोना और अंगूठी कोठी
लड़की को देगा। अगर उसको घर में कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने अपनी बीवी को सेफ करने के लिए यह कागज पर लिखवाया है। मेरे मामा के लिए यह सब बर्दाश्त नहीं और नामुमकिन था। सब्र का घूंट पीना ही था। मुमताज को भी हमने समझा दिया कि ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत से पेश आना। आफ्ताब ने भी उसे पहले दिन समझाया कि बड़ों की इज्जत करना जरूरी है और समझदारी भी है। तुम्हारे यहाँ यह सब करने से तुम्हारे नसीब संवर जाएंगे। सच कहूँ तो आफ्ताब ने मामा से कुछ दिनों के लिए मुंह फुला लिया। बाद में उन्हें एहसास हो गया था कि यह सब करना बहुत गलत है। फिर मामा ने मुमताज को सीने से लगाया और अब वे एक पल के लिए भी मुमताज के बिना नहीं रह पाते हैं और कहते हैं, मेरी कितनी नादानी थी कि मैंने इतनी अच्छी बच्ची को ठुकरा रहा था। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। मामी और आफ्ताब से कहा, शाबाश बेटे, अच्छी पढ़ाई की है, इसीलिए इंसानियत के लिए तुम्हें खड़े रहो और मुझे तुम्हारे जैसे बेटे होने पर फक्र है। यह एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था जिसे मुमताज जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की जिंदगी में दुखों की बजाय खुशियां दी। इधर मामा ने मम्मी से माफी मांगी और मम्मी ने उन्हें माफ कर दिया। आज हम सब हंसी की जिंदगी से गुजर रहे हैं।